हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आई एम अभ्यांश। हमारा लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था कि टेंस का पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस हम खत्म कर चुके थे। टेंस के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि फ्यूचर टेंस से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस सेशन को हम शॉर्ट रखेंगे। मगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते का मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर टेंस को इग्नोर कर देंगे। फ्यूचर कंडीशनल एक ऐसा रूल है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस हम देखेंगे और प्लस फ्यूचर कंडीशनल क्या होता है इस सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए और आपको इस सेशन के बाद हमारा टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट जो मैंने आपको बताया था कि हम प्रैक्टिस करेंगे, तो 30 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और उन 30 क्वेश्चंस के बाद टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, चाहे वो फिलर्स में हो, एरर डिटेक्शन में हो, किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो हमारा है दैट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस जैसे कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, पास्ट सिंपल पढ़ा था, वैसे ही फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। इस वर्ड का ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वर्ड का ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। किस वर्ड का? फ्यूचर का। जहां भी फ्यूचर टेंस की बात होगी वहां फ्यूचर टेंस विल शैल के बिना नहीं चलेगा। बस आप किसी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि फ्यूचर टेंस जैसा कुछ नहीं होता, प्रेजेंट टेंस के पार्ट में ही विल और शैल ऐड कर दो तो फ्यूचर टेंस के सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। बात भी सही है, ये बात भी सही है। कैसे सही है? जब हम अभी इसके सारे इसके टाइप्स देख लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि फ्यूचर टेंस इज नथिंग बट प्रेजेंट टेंस जिसमें सिर्फ विल और शैल ऐड हो जाता है। It is used to express actions, events that will take place in the future. Future simple tense किसको express करता है? जो action, जो events future में होने वाले हैं। Present tense में क्या होता था? Present simple में subject होता था, verb का first form होता था, object होता था। Future आ गया तो मैंने आपको बताया कि future में बस will और shall जुड़ जाता है और कुछ भी विशेष नहीं है और कुछ भी खास इसमें नहीं देखने को मिलेगा। हम examples देखते हैं यहाँ पे। I shall type this letter टुमारो इवनिंग। बस फ्यूचर टेंस में एक ही चीज चेंज हो जाती है कि फ्यूचर का टाइम मेंशन होता है। फ्यूचर का टाइम मेंशन होता है तो ये इवेंट कब होगा? कल इवनिंग में होगा। दैट इज द रीजन यहां पे हमने शैल यूज किया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। सेकंड जो एग्जांपल मैंने लिया है यहां पे, दे विल कम हियर नेक्स्ट मंडे। अगेन टाइम कब का लिखा है? टाइम पे आपको ध्यान देना है। टेंस इज ऑल अबाउट टाइम ना। पास्ट का टाइम लिखा होता था तो हम पास्ट टेंस यूज करते थे। फ्यूचर का टाइम लिखा हुआ तो हम फ्यूचर टेंस विल और शैल यूज कर लेंगे। दे विल कम हेयर नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे लिखा हुआ है इसीलिए यहां पे विल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अंकित विल गो टू जापान नेक्स्ट ईयर, तो टाइम कब का लिखा हुआ है? नेक्स्ट ईयर का लिखा हुआ है, इसलिए विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में कुछ भी नहीं है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था वैसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या आ गया? बस डिफरेंस इतना आ गया कि विल और शैल ऐड हो जाएगा। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो फ्यूचर टेंस में हमें डिस्कस करना है दैट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होगा? जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर और वर्ब आईएनजी था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हट गया है, विल और शैल ऐड हो गया है। It is used to express events that will be in progress in the future. फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे या कंटिन्यूएशन में होंगे, जो फ्यूचर को शो करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर जैसा मैंने आपको बताया, दे विल बी अ सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में हम विल और शैल में से कुछ यूज करेंगे। वर्ब आईएनजी फॉर्म होगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, एंड ऑब्जेक्ट होगा। सो कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिख रखा है, At this time next year I'll be starting my own company। मतलब इस समय अगले साल, मतलब 1 साल बाद की बात हो रही है। I'll be starting my own company, कंटिन्यूएशन में रहेगा ये प्रोसेस, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज किया है और विल यूज किया है। बस ये 2 चीजें ही अपने को देखनी होती है। ठीक है। आई थिंक इट विल बी रेनिंग व्हेन वी लीव। तो व्हेन वी लीव एक फ्यूचर का कोई सा टाइम बता रहे हैं कि जब हम निकलेंगे यहां से उस टाइम पानी गिर रहा होगा, तो आई थिंक इट विल बी रेनिंग और फ्यूचर का टाइम ये है। वर्ब आईएनजी फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है और हेल्पिंग वर्ब में आपको विल है। एमवी मतलब मॉडल वर्ब में बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। दिस टाइम टुमारो आई विल बी एंजॉयिंग एट माय कजिन्स वेडिंग। तो हमें फ्यूचर का टाइम यहाँ पे दे रखा है कि कल इस समय कहाँ होगा ये व्यक्ति?
भाई कजन्स वेडिंग में एंजॉय कर रहा होगा, तो एंजॉइंग वर्ब आईएनजी फॉर्म, एंड हेल्पिंग वर्ब आपका विल है जिसे हम मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बस विल शैल आ गया है यहाँ पे इज एम आर की जगह पे, और कुछ भी नहीं है, बाकी सेम है। फ्यूचर का भी टाइम मेंशन किया होगा कि भाई एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर लिखा है, यहाँ पे व्हेन वी लीव लिखा है, यहाँ पे दिस टाइम टुमारो लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस के लिए जो एक्शन फ्यूचर में फिनिश हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे। परफेक्ट का मतलब आपको मैं पास्ट और प्रेजेंट वाले वीडियोस में बता चुका हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल बी फिनिश्ड बाय अ सर्टेन टाइम ऑफ फ्यूचर। तो फ्यूचर के किसी एक फिक्स टाइम तक वो एक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था कि सब्जेक्ट वर्ब हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता था। मैंने यहाँ पे हैज हैव नहीं लिखा है, शायद आप लिख लीजिए, यहाँ पे हैज हैव भी आएगा, हैज नहीं आएगा एक्चुअली में, सिर्फ हैव आएगा। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर आप ऐसा लिख लीजिए, सब्जेक्ट विल शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो विल शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वही बात है। एग्जाम्पल्स समझते हैं इस चीज को। आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अगर कोई व्यक्ति इस साल थर्ड ईयर में है तो भाई अगले साल उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में फिनिश हो जाएगा या फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप में परफेक्ट हो जाएगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। फिर इधर अगेन फ्यूचर का ही टाइम लिख रखा है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर द कंपनी विल हैव सोल्ड 10,000 बुक्स। फ्यूचर में ये एक्शन खत्म हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 4 years। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब फ्यूचर का एक टाइम लिख रखा है, और क्या एक्शन अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, ये वर्क वाला शैल हैव वर्कड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, बस विल और शैल यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दिखने को मिलेंगे। फिर जो लास्ट इसमें होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत कम ही ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें इस तरह से लिखा जाता है। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट वेरी कॉमन, इट इज नॉट वेरी कॉमन। ज्यादा आपको कहीं आप रीडिंग करते हैं तो इस तरह से नहीं लिखा हुआ रहता है, बट क्योंकि हमारे बुक्स में होता है तो एक बार हम इस पे भी नजर मार लेते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, हैव बीन होगा, वर्ब आईएनजी होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि सिंस फॉर का भी यूज होता है। तो जो इसमें मैंने पहला एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। मतलब अगले साल इस समय तक दिल्ली में रहते रहते 3 साल हो जाएंगे। तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे एक्सप्रेस किया वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया है, द प्लेयर्स विल हैव बीन इन द बायो बबल फॉर 2 months बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मतलब इस मंथ के एंड होते होते प्लेयर्स को बायो बबल में रहते रहते 2 months हो चुके। तो जैसे कि मैं इसे हिंदी में भी बोल रहा हूं ना, तो मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। ज्यादा होती तो है, बुक्स में लिखा हुआ है तो हमें पढ़ना है, बट इसका अगेन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि परफेक्ट में क्वेश्चन कहां से आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ही चीज है और वो है फ्यूचर कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशनल क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी कही हुई बात आप मत मानो। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं बता रहा हूं फ्यूचर कंडीशनल, ये कितना ज्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या है और एक एग्जाम्पल लिखा है, वो भी इनकरेक्ट लिखा है। तो अगर जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखा है हो सकता है वो आपको समझ में ना आए। अगर वो आपको समझ में नहीं आता तो इस एग्जाम्पल से डेफिनेटली आपको क्लैरिटी होगी कि फ्यूचर कंडीशनल में किस टेंस में कौन से पार्ट को लिखा जाता है। When 2 actions take place one after the other and the second action is dependent on the first action,
then the action that takes place first is written in simple present tense and the dependent action is written in simple future tense. हो सकता है आपको नहीं समझ में आया कि सर ये लिखा क्या हुआ है, बट मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको हिंदी में भी ये चीज समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जब भी कोई दो एक्शन हो रहे, फ्यूचर के दो एक्शन हो रहे और दूसरा एक्शन जो है वो पहले एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तब एक पार्ट जो होता है सेंटेंस का उसको सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है, एक जो होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। अब किसको कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, दोनों जगह विल लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। देखो मिलेगा कब, मिलने की बात कब होगी, जब आएगा ना। तो ये वाला जो एक्शन है ये डिपेंडेंट है और ये वाला एक्शन जो है फर्स्ट होगा, पहले ये होगा तभी तो यही होगा, ठीक है। अगेन इसको इस तरह से मत आप याद रखिएगा कि जो पहले लिखा है उस हिसाब से लिखने का शफलिंग हो सकता है। जो एक्शन पहले खत्म हो रहा है, मिलने का काम कब होगा, जब वो आएगा, राइट। तो जो एक्शन पहले खत्म हो रहा है, द एक्शन दैट फिनिशेस फर्स्ट इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो डिपेंडेंट पार्ट है, मिलने का जो प्रोसेस है या मिलने का जो एक्शन है वो तभी हो पाएगा ना जब ये आएगा। तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसे हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। द डिपेंडेंट पार्ट इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। तो यही चीज मैं आपको यहां इस पूरी 3 लाइनों से कन्वे करना चाह रहा हूं। 3 लाइन में आपको नहीं समझ में आया तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। पहला ही एग्जाम्पल लिया है अभी इसके आगे और हम 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब भी फ्यूचर के दो एक्शन होते हैं और एक एक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, जो डिपेंडेंट वाला पार्ट है उसे फ्यूचर में लिखा जाता है और जो एक्शन पहले हो रहा है उसे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। आप फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखने जाओ, इस रूल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये और यहाँ पे 4-5 मैंने एग्जाम्पल्स ले रखे। यू विल पास द एग्जामिनेशन इफ यू स्टडी प्रॉपरली। तो देखो पास कब होगा, जब अच्छे से पढ़ेगा। तो पास होने का जो एक्शन है वो डिपेंडेंट है किस पे, इफ यू स्टडी प्रॉपरली। तो स्टडी प्रॉपरली वाला जो पार्ट है वो कैसा लिखा है मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जो एक्शन डिपेंडेंट है, पास तभी होगा ना जब अच्छे से पढ़ेगा, तो इसलिए यहां पे विल लगा रखा है। फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस जो भी आप लिखना चाहते हैं आप इसे लिख लीजिए। तो ये सेकंड एग्जांपल आई होप आपको क्लियर होगा कि इफ यू विल पास द एग्जामिनेशन इफ यू स्टडी प्रॉपरली, तो एग्जामिनेशन पास करने का जो एक्शन है दैट इज डिपेंडेंट इफ द पर्सन स्टडीज प्रॉपरली और नॉट। तो जो डिपेंडेंट पार्ट है, पास होना डिपेंडेंट पार्ट है, तो इसे फ्यूचर टेंस में लिखा है और जो एक्शन पहले हो रहा है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रखा है, ठीक है। फिर थर्ड एग्जाम्पल, भाई थर्ड एग्जाम्पल से तो आप बहुत अच्छे से सभी लोग, सारे बॉयज खासकर काफी मतलब इससे यूज टू हो गए कि आई विल मैरी यू इफ यू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी क्लियर करोगे तभी शादी होगी। तो यूपीएससी हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और मैरी करने का जो एक्शन है वो डिपेंड करेगा किस पे, इफ दैट पर्सन क्लियर्स द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो डिपेंडेंट वाला पार्ट है इसे हम फ्यूचर में लिखेंगे। आप एग्जाम में क्या होगा कि यहां पे भी विल लिख देंगे, इफ यू विल क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। एरर डिटेक्शन में इस तरह से लिख देंगे कि इफ यू विल क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो वो आपको पकड़ लेना है कि वहीं पे एरर है। तो फिर से रिपीट करता हूं, मैरिज का जो एक्शन है दैट इज डिपेंडेंट इफ द पर्सन क्लियर्स यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसे फ्यूचर में लिख रखा है और जिस पे डिपेंडेंट है या जो एक्शन पहले होगा उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लिखेंगे। फिर फोर्थ, द फार्मर्स विल एंड देयर स्ट्राइक इफ द गवर्नमेंट टेक्स बैक द फार्म लॉस। तो स्ट्राइक कब खत्म होगी, हड़ताल कब खत्म होगी, जब गवर्नमेंट फार्म लॉस को वापस ले लेगी। तो हड़ताल खत्म होना डिपेंडेंट है किस पे, गवर्नमेंट के एक्शन पे। तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसे हम लिखेंगे फ्यूचर टेंस में और जिस पे डिपेंडेंट है दैट पार्ट इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस भी आप बोल सकते हो। फिफ्थ एग्जाम्पल है आई विल हेल्प हिम इफ ही इंप्रूव्स हिज बिहेवियर। मैं उसकी मदद करूंगा जब वो अपना बिहेवियर सुधारेगा, ठीक है। तो मदद करने का जो एक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, बिहेवियर सुधारने पे।
डिपेंडेंट पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो देखो इन सारे सेंटेंसेस में ये हुआ है कि ये फ्यूचर वाला पहले, प्रेजेंट वाला पास में, अब बाद में लिखा हुआ है। तो ये मत इंटरप्रेट करना कि जो पहले लिखा है उसे फ्यूचर में लिख देंगे, जो बाद वाला प्रेजेंट में। लिखा कौन कहाँ है उससे कंसर्न नहीं है, हमें ध्यान उस पर देना है कि एक्शन कौन सा हो रहा है, कौन सा डिपेंडेंट पार्ट है। तो आई विल हेल्प हिम, हेल्प करने का जो एक्शन है दैट विल ओनली बी पॉसिबल इफ ही improves his behavior. So this part of the sentence is written in simple present tense. तो पूरे इस फ्यूचर टेंस के वीडियो में या पूरे इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर टेंस जहां जहां आएगा वहां विल शैल आ जाता है। नंबर 1 ये चीज आपको याद रखनी है। नंबर 2 आपको ये फ्यूचर कंडीशनल रूल बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो लास्ट में आपको 5 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, यही इस पूरे सेशन का आप कह सकते हो कि समरी है, या यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और हमारी टेंस के जो तीनों वीडियोस थे वो अब खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा टेंस की प्रैक्टिस पे होगा। 30 क्वेश्चंस मैं उसमें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और टेंस का आप अच्छे से रिवीजन करते चलिए, अपने नोट मेकिंग करते चलिए, क्योंकि जितना मैंने बता दिया उसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछे जाएगा, ठीक है। तो I hope you guys enjoyed today's session. Thank you, students.